आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लास 10th और क्लास सेकंड ईयर के चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स से हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं न्यूक्लियर फ्यूजन को डिफाइन करता हूँ। इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, जिसमें हमारे पास दो हल्के न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन होते हैं, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो कम होता है, मास कम होता है और वो आपस में क्या होता है, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। और ये हमारे पास यूजुअली एक निस्बतन इंडिविजुअल के मुकाबले में हैवी न्यूक्लियस बनाता है। यानी ऐसा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाए, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यही न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस टू द न्यूक्लियर फिजन है, जिसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और यहाँ पर हमारे पास दो हल्की न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1H1 हमारे पास एक प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं, या आपके पास आम जो हाइड्रोजन है, जब ये मिल जाता है एक और हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, तो रिजल्ट में हमें एक हीलियम का आइसोटोप मिलता है, जिसको अगर आप चार्ज नंबर को देख ले तो 112 और अगर आप मास नंबर को देख ले तो 12 हमारे पास 3 हो जाएगा और प्लस उसके साथ कुछ गामा रेडिएशंस भी निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, 1H1 और 1H2 ये निस्बतन लाइट न्यूक्लियाई हैं बनिस्बत He2O3 की, यानी हीलियम के मुकाबले में हाइड्रोजन का, प्रोटियम और ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियाई है वो हमारे पास लाइट है। ठीक है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। और इसको देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, जिसका मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास वेट बल्कि मास नंबर 2 बनता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और बाद में जो हीलियम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ये एक आइसोटोप है, तो ये 3 हमारे पास बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास के मुताबिक बिल्कुल ठीक आता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, जब ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो अगर आप लेफ्ट साइड पे जो मासेस है ना, यानी कि 1H1 का मास और 1H2 का एटॉमिक मास, नॉट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को अगर आप ऐड कर ले और बाद में जो He2O3 बन गया उसका मास आप चेक करें तो इसका मास हमेशा कम आएगा। और उसकी वजह यह है कि इसमें जो मास फ़र्क आएगा, जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, वो हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी भी हमें मिलती है जो यहाँ पर हमें गामा रेडिएशंस की शक्ल में मिलती है। तो ये मास यहाँ पर जो कम हो गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन E = mc²। इस इक्वेशन के मुताबिक, यानी दोनों के दरमियान जो मास का गैप आया वो आप यहाँ पर मास की जगह लगाएंगे और c² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं कि इसमें कितना मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। तो इस रिएक्शन के दौरान आपको इतनी एनर्जी मिलेगी जो कि यहाँ पर हमें जनरली गामा रेस की शक्ल में नजर आ रही है। मेरे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का बुक है और इस पे हम आपको इमेज में जो नजर आ रही है 384 पेज के ऊपर एक ग्राफ दिया गया है, एटॉमिक मासेस वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर आप ग्राफ को देखिए तो 0 से लेकर 20 तक हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है। यानी 20 से जब आप लेफ्ट साइड पे 0 की तरफ आएंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप 20 से अनवर्ड जाएंगे तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम ज़्यादा होती चली जा रही है। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि जिस तरह 20 से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी या मासेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से वो फिजन में ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं और उसमें फिजन का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन जो 20 से कम है तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो इसको हम आसानी से कंबाइन करके न्यूक्लियस में तब्दील कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि हमारे पास जो लाइट न्यूक्लियाई है उसके अमूमन मासेस जो 20 से कम है उनको हम फ्यूज़ करके निस्बतन हैवी न्यूक्लियस उसमें से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने इससे पहले हाइड्रोजन 1H1 और 1H2 का एग्जांपल लिया तो वो भी हमारे पास 20 से कम आता है, तो उसको हम आसानी से फ्यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास एक रिवर्स प्रोसेस है बिल्कुल फिजन की। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं कि जितने आपके पास किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसमें फिर हमारे पास जो Z <82 होता है, जिसके लिए चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा होता है या इसका मासेस ज़्यादा होता है, तो ग्राफ से भी अंदाज़ा होता है कि उसके फिजन के
पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जिसका मास कम है तो उसको हम लाइट न्यूक्लिया कहते हैं और उनकी फ्यूजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बेसिक एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन इन स्टार्स। स्टार में जो बुनियादी तौर पर एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो लाइट न्यूक्लिया फ्यूज होकर हैवी न्यूक्लियस बनाता है, तो रिजल्ट में हमारे पास मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाए, यानी मास पहले ज़्यादा और बाद में कम हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहलाते हैं और उसको हम एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये अमूमन हमारे पास जितनी भी स्टार्स है, सन भी हमारे पास एक स्टार है, तो ये स्टार्स में जो बर्निंग होती है, जो एनर्जी होती है आग की सूरत में, तो तमाम यही न्यूक्लियर एनर्जी ही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। एंड स्पेशली और ख़ास तौर पे इन सन, और जो हमारा सूरज है वो भी एक स्टार है, तो उसमें भी हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उसमें लाइट न्यूक्लिया फ्यूज होते हैं और हैवी न्यूक्लियस रिजल्ट में बनता है। इज फिजन, ये सारे हमारे पास सारे फिजन नहीं, ये फ्यूजन है, ठीक है। इन विच, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। तो इन तमाम में जो नेट रिजल्ट होता है वो हीलियम ही बनता है। इसके अलावा और भी ऐसे हैं जो लाइट न्यूक्लिया को हम फ्यूज करके कोई और न्यूक्लियस हासिल कर ले, लेकिन जो स्टार्स में हमारे पास बुनियादी तौर पर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो है या प्रोटॉन फ्यूज हो जाते हैं और हमें रिलेटिवली जो हैवी न्यूक्लियस मिलता है वो हीलियम ही मिलता है। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे कि जब हीलियम न्यूक्लियस हमारे पास प्रोटॉन से या हाइड्रोजन से जो रिलेटिवली लाइट है उससे हासिल होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो साइकिल्स है, जिसको हम नंबर 1 प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास प्रोटॉन्स मिल के आखिर में एंड प्रोडक्ट हीलियम देता है। जबकि दूसरा हमारे पास कार्बन कार्बन साइकिल है, जिसमें हमारे पास कार्बन के साथ प्रोटॉन वगैरह स्ट्राइक करके एंड रिजल्ट आपके पास एक हीलियम और एक कार्बन वापस मिलता है, जिसको हम कार्बन कार्बन साइकिल कहते हैं। इन दोनों के बारे में आइए पढ़ते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को पढ़ते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में यह होता है कि हमारी कहानी प्रोटॉन से शुरू होती है और प्रोटॉन पे खत्म होती है, यानी आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं और आखिर में भी वही आपको प्रोटॉन मिल जाते हैं। ये होता है कि आपके पास 1H1 और 1H1 हाई टेम्परेचर सर्कमस्टांसेस और प्रेशर होता है, ऐसे हालात होते हैं जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन दूसरे प्रोटॉन या दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगरचे ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर उसके लिए दरकार होता है, तो ये जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो आपके पास 1H2 बन जाता है। यानी ये भी हाइड्रोजन है, इसको आप प्रोटॉन तस्वुर कर ले, लेकिन ये हाइड्रोजन ऐसा है जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। रिजल्ट में चार्ज को कंजर्व रखने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन चार्ज और मास वाइज है, लेकिन उसका जो चार्ज है साइन अपोजिट है, बिल्कुल उल्ट है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए मास नंबर 1 मास नंबर 1 मास 2 बन गया, ठीक है। और इस तरह एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो दो चार्ज बनते हैं बिफोर द रिएक्शन, तो आफ्टर द रिएक्शन एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके चार्ज को भी कंजर्व बनाते हैं और मास इसको भी। और साथ में हमारे पास न्यूट्रिनो जो है एक स्ट्रेंज टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल फेज में इसको हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल इसको हम यहाँ पर सिर्फ मेंशन करते हैं कि न्यूट्रिनो भी रिलीज होते हैं जो मोमेंटम एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए ऐसे रिलीज होना जरूरी है। अब यही 1H2 के साथ एक और 1H1 स्ट्राइक करता है, तो हम कहते हैं कि बेसिकली ये भी हाइड्रोजन है और बेसिकली ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और आइसोटोप में तो प्रोटॉन सेम होते हैं, तो एक प्रोटॉन ये होता है और एक प्रोटॉन ये है। अगर आप दो देख ले तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो बेसिकली एक प्रोटॉन के साथ यहाँ पे मिल के फ्यूज हो जाते हैं, तो आपके पास हीलियम का एक आइसोटोप जो है वो वजूद में आता है और प्लस गामा रेडिएशन मिलता है। इसी तरीके से जो He2 बना दो प्रोटॉन से, ठीक है, ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सिंपल है और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम है, ये प्रूटियम है ये ड्यूट्रियम है, तो दोनों में प्रोटॉन का तादाद सेम है, तो एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये, प्रोटॉन मिल के He2 बनाते हैं, दो प्रोटॉन हो गए। इसी तरीके से जब He2 एक और बनाता, वो भी इसी तरीके से दो प्रोटॉन से बनाता, तो दो प्रोटॉन मिलके ये बनाता है और दो प्रोटॉन मिलके ये बनाता है, तो इसका मतलब है ये भी दो प्रोटॉन से बना जिस तरह ये बना और ये भी दो प्रोटॉन से बना, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन से पहले हमारे पास 4 प्रोटॉन मिलके रिएक्शन के बाद आपको एक हीलियम देगा और साथ ही 2 प्रोटॉन्स देंगे,
ठीक है। इस किस्म की रिएक्शन को हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। और आपका स्टार्ट 2 प्रोटॉन से होता है और एंड भी आपको 2 प्रोटॉन मिलता है। इस वजह से एक साइकिल सा बनता है कि आपके पास 2 प्रोटॉन और एंड प्रोडक्ट भी 2 प्रोटॉन मिल जाते हैं। इजाफी तौर पे आपके पास जो है हीलियम He24 एज अ प्रोडक्ट बनता है हेवी न्यूक्लियस के सेंस में। और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है वो भी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिएक्शन से पहले He23 का और यहाँ पर He23 का मास ऐड कर लेंगे और रिएक्शन के बाद आप प्रोटॉन प्रोटॉन और हीलियम का मास देखेंगे तो ये मास कम होता है। तो इस दौरान ये मास कहाँ गया, इसका कुछ मास यहाँ पे एनर्जी की शक्ल में रिलीज हुआ, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन जिसको हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं, वो इसीलिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन से स्टार्ट होती है एज अ इनिशियल प्रोडक्ट जहाँ पे आप स्ट्राइक करते हैं और एंड पे भी आपको प्रोटॉन्स मिलते हैं। तो इस वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। इसके अलावा हीलियम बनने के लिए, इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के लिए कार्बन कार्बन साइकिल भी स्टार्स और सन में होते हैं। तो उसके लिए ये कि इस तरह होता है कि कार्बन 612 के ऊपर एक प्रोटॉन जो है उसके साथ मिल जाता है या बम्बार होता है, तो हमारे पास नाइट्रोजन 713 बन जाता है, क्योंकि 1 और 6 7 और 1 और 2 ये 13 होता है। फिर वही नाइट्रोजन 713 जो है एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है, स्टेबल नहीं है, मजीद कन्वर्ट होता है। कार्बन 613 में एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है और प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी एमिट होता है। उस कार्बन 613 के साथ एक और प्रोटॉन जो है वो स्ट्राइक होता है, उसके साथ फ्यूज होता है। रिजल्ट में आपको नाइट्रोजन 714 प्लस गामा रेज मिलते हैं। उस नाइट्रोजन 714 के साथ माहौल में वहां पे इर्द गिर्द में मौजूद एक और प्रोटॉन जो है वो कंबाइन हो जाता है। हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो ये बनता है ऑक्सीजन 815, जो कि ऑक्सीजन का आइसोटोप है 178 और 11415 प्लस गामा रेडिएशंस भी एमिट होता है। ये ऑक्सीजन 815 अनस्टेबल है, ये डीके होता है हमारे पास एक और फॉर्म में, नाइट्रोजन 715 बन जाता है, प्लस पॉजिट्रॉन निकलता है और प्लस न्यूट्रिनो रिलीज होता है। इस नाइट्रोजन 715 के साथ एक और प्रोटॉन जो है वो स्ट्राइक करते हैं, उसके साथ फ्यूज हो जाता है और एंड पे आपके पास कार्बन 612 और हीलियम बन जाता है। तो एंड प्रोडक्ट पे आपके पास जो हीलियम बनता है, ठीक है। और इस दौरान एंड पे और पहले जितनी भी प्रोसेस थे स्टार्ट से लेके एंड तक जो मास डिफेक्ट है उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है एक कार्बन कार्बन साइकिल की वजह से, अकॉर्डिंग टू द E इज इक्वल टू डेल mc स्क्वायर 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में रिलीज होती है इतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज होती है। यहाँ पर इसको कार्बन कार्बन साइकिल इसलिए कहते हैं कि कार्बन स्टार्ट में भी था जिसके साथ प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहा था और एंड पे भी आपके पास कार्बन ही बना। बस क्या हुआ, एक प्रोटॉन यहाँ पे मिला, एक प्रोटॉन हमने यहाँ पे बम्बार किया, 2 हो गए, एक और हमने बम्बार किया और एक और उसके साथ मिल गई, यानी 4 प्रोटॉन उसके साथ मिले, एंड पे आपको हीलियम मिला। यानी आपके पास जो प्रोटॉन्स है या हाइड्रोजन्स है वो आपस में फ्यूज हो गए और आपके पास लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियस बना। बाकी कार्बन की बात है तो कार्बन स्टार्ट में और एंड में एज अ कैटलिस्ट हमें नजर आया कि इसने इस प्रोसेस को कैरी ऑन किया, तो इसको हम कार्बन कार्बन साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि कार्बन कार्बन साइकिल की प्रोबेबिलिटी और प्रोटॉन प्रोटॉन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, लेकिन जहां पे जिन स्टार्स में टेम्परेचर रिलेटिवली कम है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जिसकी हमारे सन से निस्बतन कम है तो उस पर कार्बन कार्बन साइकिल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि इस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास यही एनर्जी और जो गैप है वो तकरीबन दोनों का साइकिल के दौरान मास का जो डिफरेंस है उसकी वजह जो एनर्जी बनती है एक साइकिल के दौरान वो इतनी एनर्जी 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियोस और लेक्चर्स हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड करते हैं शासिब अकेडमी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे हौसला अफजाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।